कभी सोचा है कि एक डॉक्टर किसी मुश्किल सर्जरी की प्लानिंग कैसे करते हैं या वैज्ञानिक कैसे देखते हैं कि कोई दवा हमारे शरीर के अंदर जाकर बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पर कैसे काम करती है। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही कमाल की दुनिया में उतरते हैं जहां विज्ञान, कला और तकनीक तीनों एक साथ मिलते हैं। ये दुनिया है 3D मेडिकल और साइंटिफिक विजुअलाइजेशन की। एनिमेशन स्टूडियो वीओ के आईओ की ये बात मतलब इस फील्ड की पूरी कहानी कह देती है। जो चीजें अदृश्य हैं, बहुत ज्यादा जटिल हैं, उन्हें साफ और समझने लायक बनाना। लेकिन ये असल में होता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। तो हम इस पूरे इकोसिस्टम को कुछ हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसकी जरूरत ही क्यों है, फिर देखेंगे कि कलाकार कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, इस कला को सीखने के रास्ते क्या हैं, बनाने का असली प्रोसेस कैसा होता है, और आखिर में इस फील्ड में काम करने की जमीनी हकीकत क्या है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये पूरा फील्ड किस समस्या को हल करता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये मुश्किल चीजों को आसान बनाने के बारे में है। उन चीजों को दिखाना जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। जरा सोच कर देखिए, एक मेडिकल स्टूडेंट इंसान के दिल की धड़कन के पीछे की पूरी मशीनरी को समझने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक मरीज है जिसे एक नई सर्जिकल प्रक्रिया के बारे में समझाया जा रहा है। इन सभी सिचुएशंस में 3D मेडिकल एनिमेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये हमें सेल के अंदर होने वाली हलचल से लेकर बड़ी बड़ी सर्जिकल प्रक्रियाओं तक सब कुछ देखने और समझने में मदद करता है। तो फिर चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी हो, मरीजों को किसी बीमारी के बारे में समझाना हो, या फिर इन्वेस्टर्स को एक नई दवा का पोटेंशियल दिखाना हो, ये विजुअलाइजेशन मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी आसान बना देता है। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? वो कौन से उपकरण हैं जो इन विजुअल्स में जान डालते हैं? देखिए, इन विजुअल्स को बनाने के लिए कलाकारों के सामने सबसे पहले एक बुनियादी चॉइस आती है कि वो अपने मॉडल्स लाएंगे कहाँ से। उनके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि वो पहले से बने बनाए प्रोफेशनल मॉडल्स का इस्तेमाल करें, और दूसरा रास्ता है कि वो खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हर चीज को बिल्कुल जीरो से खुद बनाए। साइप्रो जैसी कंपनियां कलाकारों के लिए एक वरदान की तरह है। वो वैज्ञानिक तौर पर एकदम सटीक 3D मॉडल्स की बहुत बड़ी लाइब्रेरीज देती हैं। इससे होता यह है कि कलाकार हर चीज को जीरो से बनाने के बजाय सीधे एनिमेशन पर फोकस कर सकते हैं। इससे न सिर्फ उनका कीमती वक्त बचता है, बल्कि एक्यूरेसी की भी गारंटी रहती है। लेकिन जो लोग सब कुछ खुद बनाना चाहते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है, ब्लेंडर या सिनेमा 4D। और ये सिर्फ मुफ्त बनाम महंगा का मामला नहीं है। देखिए, ब्लेंडर एक जबरदस्त पावरफुल ओपन सोर्स टूल है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। लेकिन हाँ, इसे सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ है सिनेमा 4D, जिसे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड माना जाता है, खासकर मोशन ग्राफिक्स के लिए। ये इस्तेमाल में आसान है, पर इसकी सब्सक्रिप्शन फीस बहुत ज्यादा है। और जब बात मोशन ग्राफिक्स की आती है तो 3D आर्टिस्ट नेथन डक की ये बात सुनने लायक है। उनका साफ कहना है कि इस काम के लिए सिनेमा 4D का कोई मुकाबला नहीं है। तो मतलब साफ है, चुनाव इस बात पर आ जाता है कि क्या कोई पैसे बचाने के लिए ज्यादा वक्त और मेहनत लगाने को तैयार है, या फिर एक आसान वर्कफ्लो के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है जिससे प्रोफेशनल रिजल्ट्स जल्दी मिल सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर कलाकार को करना पड़ता है। अच्छा, टूल्स तो हो गए, पर इन्हें चलाना सीखे कैसे? यहाँ भी दो अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता तो है फॉर्मल एजुकेशन का, जैसे कि ग्लासगो यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स जो खास कोर्स चलाते हैं। ये कोर्स न सिर्फ 3D मॉडलिंग सिखाते हैं, बल्कि उसके पीछे के विज्ञान जैसे कि एनाटॉमी की भी गहरी समझ देते हैं। लेकिन हर कोई तो यूनिवर्सिटी नहीं जाता। मेडिकल एनिमेटर बेतानियो मार्टिन्स जैसे कई कामयाब आर्टिस्ट हैं जो पूरी तरह से सेल्फ टॉट हैं। आज इंटरनेट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ज्ञान को सबके लिए ओपन कर दिया है। कोई भी कहीं से भी इन स्किल्स को सीख सकता है, बस उसमें सीखने की लगन होनी चाहिए। पर हाँ, चाहे रास्ता कोई भी हो, एक बात तो तय है, इसमें वक्त लगता है। ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसे एक हफ्ते में सीखा जा सके। प्रोफेशनल लेवल के विजुअल्स बनाने के लिए महीनों बल्कि सालों की प्रैक्टिस और लगन चाहिए होती है। तो अब देखते हैं कि ये सब असल में बनता कैसे है। एक प्रोफेशनल स्टूडियो का काम करने का तरीका और एक असल उदाहरण, दोनों को देखते हैं। वॉका जैसे एक प्रोफेशनल स्टूडियो में हर प्रोजेक्ट एक सफर की तरह होता है। इसकी शुरुआत होती है क्लाइंट की जरूरतों को समझने से, फिर उसे एक कहानी यानी स्क्रिप्ट में बदला जाता है, और फिर होती है गहरी साइंटिफिक रिसर्च। इसके बाद ही डिजिटल मूर्तिकारी यानी मॉडलिंग, और फिर उसमें जान डालने का काम यानी एनिमेशन शुरू होता है। और आखिर में ये सब मिलकर एक फाइनल वीडियो बनता है।
तो वो जो बड़े बड़े स्टेप्स थे वो असल में दिखते कैसे हैं? जरा ये कोट देखिए, जो दांत बनाने के एक ट्यूटोरियल से लिया गया है। ये दिखाता है कि मॉडलिंग का काम कितना बारीक और टेक्निकल हो सकता है, जहां आर्टिस्ट एक एक कमांड देकर एक डिजिटल मॉडल को शक्ल देते हैं। ये बिल्कुल डिजिटल मूर्तिकला जैसा है। ये सब बहुत कमाल का है, टेक्निकल है, आर्टिस्टिक है, पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या कोई आर्टिस्ट सिर्फ अपने जुनून के दम पर जी सकता है? और ये हमें इस इकोसिस्टम के सबसे अहम हिस्से पर ले आता है, जुनून और पैसे की लड़ाई। जिस तरह से ट्यूटोरियल चैनल और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बढ़ रहे हैं, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि क्या वो इस काम से अपना घर चला सकते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, $56। ये ग्लेन 3D नाम के क्रिएटर की एक महीने की सबसे अच्छी कमाई है और उनके 4700 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब साफ है, सिर्फ YouTube के विज्ञापनों के भरोसे रहना एक सस्टेनेबल करियर नहीं है। चाहे किसी में कितना भी टैलेंट या जुनून क्यों ना हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीधे पैसे कमाना बहुत बहुत मुश्किल है। और इसीलिए कई इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को जिंदा रहने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है। वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक तरह से बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, जो पेट्रियन जैसे प्लेटफॉर्म से अपनी कम्युनिटी बनाते हैं या फिर ऑनलाइन स्टोर्स पर अपने डिजिटल मॉडल्स बेचते हैं, ताकि वो उस काम को करना जारी रख सकें जिससे वो प्यार करते हैं। लेकिन इन सारी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इस फील्ड की अहमियत लगातार बढ़ रही है। जैसा कि ग्लासगो यूनिवर्सिटी कहती है, ये विज्ञान का भविष्य है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमारी अदृश्य चीजों को देखने की ताकत और भी बढ़ती जाएगी। तो सवाल ये है कि 3D विजुअलाइजेशन हमें आगे क्या दिखाने वाला है? शायद ब्रह्मांड का कोई अनसुलझा रहस्य, या हमारे अपने दिमाग की कोई गहरी गुत्थी? संभावनाएं तो अनंत हैं।